हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी, रेलवे और पीसीएस मतलब सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। और 30 वर्ष की परीक्षाओं में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इसमें आपको सारे हल कराऊंगा। और आप अगर इस टॉपिक से आपका प्रश्न आ जाता है तो आप आसानी से उसे हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस भाग में है। तो भाग 4 में है। भाग 4 में क्यों है? क्योंकि राज्य होता है, राज्य का चारों ओर विकास होता है, तो 4 से पकड़ लेंगे हम भाग 4 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये सरकार के लिए है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड, इंग्लैंड या अमेरिका। तो आयरलैंड। अगला देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे उनका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निर्देशक आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इस पॉइंट को आप याद रखना। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं। के डी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व के समान जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान का संकेत करता है। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है, गोवा, नागालैंड या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन लगाएंगे इसमें गोवा। आइए स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पूर्ण शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पादक पड़ियों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध है। अगला देखते हैं। भारत कल्याणकारी राज्य होने का विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर ने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो भीमराव अंबेडकर ने। और गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव गौवध पर निषेध था। ये स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखते हैं। मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व ने विवाद का पहला मामला मद्रास राज्य का है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों ने विवाद का पहला मामला किस राज्य का था, मद्रास, केरल राज्य या नागालैंड। तो मद्रास राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। संविधान सभा में ये कथन भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आज स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखते हैं। अब मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, इसे लागू करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, और मूल अधिकार में जाया जाता है और शरण ली जाती है। क्योंकि मूल अधिकार की देखरेख कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है।
इसके पूछे कानूनी मान्यता है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में होते हैं मूल अधिकार, तो वहाँ कानूनी तो होता है। इस हिसाब से आप सेंस के आधार पर समझ जाना। ये समाज की भलाई के लिए है, ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है, ये सरकार के अधिकार को बढ़ाता है, ये सरकार के महत्व को घटाता है। ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं और ये अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ये बात योग्य नहीं है और ये बात योग्य है, क्योंकि हम सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय हैं, किसी भी कोर्ट में अपनी बात ही तो रखते हैं। तो सेंस ही समझ लेना आप। इनकी प्रकृति सकारात्मक है और इनकी प्रकृति नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जो हम मुकदमे लड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो सही हो, गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो इस हिसाब से आप सेंस से समझ लेना। ये निलंबित नहीं हो सकता और ये निलंबित हो सकता है। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, ये है अनुच्छेद। अनुच्छेद को हम भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद हैं, इसलिए हम कन्वर्ट तरीके से याद करेंगे और आपके सामने विकल्प आएगा तो आप उससे आसानी से हल कर ले जाएंगे। कुछ अनुच्छेद हम कन्वर्ट तरीके से करेंगे और कुछ याद करेंगे। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 37। राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये अनुच्छेद आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 38, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ये अनुच्छेद 38 में क्यों करी गई है? देखो, आपको पता होगा कि हमारा भारत जो है उसमें 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो, जो राज्य जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। पहले 28 थे, फिर 29 हो गए, और भी राज्य बढ़ जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करा जाए। तो इसी तरीके से कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो 38 में ली गई है और 38 राज्य बन सकते हैं। इस पॉइंट को आप इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना। अगला देखते हैं अनुच्छेद 39, सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों? क्योंकि देखो 39 है तो 3 तिये 9, इस हिसाब से आप इसे याद रखना। अगला देखते हैं हम अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में क्यों बताया गया है? क्योंकि आप सभी को पता होगा जो ग्राम पंचायत की जो मुखिया बनती हैं वो तो 21 साल की आयु में बनते हैं। तो हम किसी युवा को तो बनाते नहीं हैं। आदमी जीता कितने साल तक है? 80 या 90 साल तक। तो उसका अगर रेशियो देखा जाए तो 80 साल तक जीता है। लेकिन हम जो गांव का जो प्रधान बनाते हैं किसी को, वो 40 साल के लोग ज़्यादा होते हैं, अगर अधिकांश ऐसा देखा जाए। तो इस हिसाब से आप अपने दिमाग में याद रखना और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40, 39, 38, 47। तो आपको याद आ जाएगा कि अनुच्छेद 40। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो 41 में क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा दिशाएं होती हैं 4, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो हम किसी एक ही दिशा में काम करते हैं, इसलिए 41 हो गया। तो आपको ये भी कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 42, न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। तो इसको आपको याद कर लेना अनुच्छेद। और कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, जैसे मनरेगा कार्यक्रम। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 में है। अगला देखते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में, 42 में, 41। तो देखो इसमें आ रहा है एक समान, तो इसमें 4 आ गया, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 46, SC ST OBC के विशेष आरक्षण। तो SC ST, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपके पास में कॉमन सेंस होना चाहिए कि SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण है। तो अनुच्छेद वो 46 है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो ये है अनुच्छेद 48 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 48A, इसमें प्राकृतिक एवं पर्यावरण सुधार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 48A में। अब देखते हैं अनुच्छेद 49, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको पता होगा जो हमारा जो देश है भारत, उसमें 49 स्थान ऐसे हैं जो देखने के लायक हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। तो इस तरीके से और 49 स्थान है। तो अनुच्छेद 49 में उसका वर्णन करा गया है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अगला देखते हैं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण। तो ये अनुच्छेद 50 में क्यों है?
क्योंकि हम लेकर चलते हैं 100, तो 100 का रेशियो लेकर चलो, तो कार्यपालिका में 50 हो गया, न्यायपालिका में 50 हो गया, तो इसलिए अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन करा गया। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 51। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इस अनुच्छेद के तहत भारत यूएनए का सदस्य बना। अब यूएनए है, तो यूएनए के अंतर्गत जो देश हैं वो 51 देश हैं। भाई देश तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मान लो अनुच्छेद को याद करने के लिए आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 51, 50, 49, 48, तो अनुच्छेद 51 लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा थ्योरी, तो आप इसके क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक तरीके से आप क्वेश्चन हल करते हैं स्टूडेंट। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए, तो कौन सा था, वो आयरलैंड से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, मैंने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब चारों ओर विकास हो, तो भाग 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं और मस्तिष्क और उद्देश्य के प्रतिबंधित करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, तो आर्थिक सिद्धांत भी हैं, सामाजिक सिद्धांत भी हैं और प्राथमिक सिद्धांत भी हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा के अनुसार दे उत्तर दिनांक की चेक कहा, तो केडी शाह ने, यह आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की समीक्षा अधिकारी प्रभावशाली बनाया, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है बात योग्य है या अबात योग्य है, तो कौन सा है ये, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये बात योग्य नहीं है, मतलब बात नहीं रखते हैं ये। भाई बात कौन रखते हैं, मूल अधिकार। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मूल अधिकार बात योग्य हैं, जबकि राज्य के निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। मूल अधिकार एवं राज्य के निर्देशित तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, ये हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है, हाँ कुछ का हनन हो सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भागों में से किस में एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थों का प्रावधान है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, मैंने बताया था समान का मतलब गोवा में सभी नागरिक जाते हैं, मतलब सभी जगह के, तो इसलिए समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो है गोवा। कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार में वरीयता प्रदान करता है, तो वो कौन सा है,
तो अनुच्छेद 42वां। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया था कल्याण हो, जैसे हमारे 29 राज्य हैं और राज्य बन सकते हैं, तो वो हैं 38। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखो समान न्याय आ गया है इसमें, तो समान न्याय आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 मतलब 39 ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो एक समान सिविल कह रहा है, तो इसमें तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का से प्रसंग का उल्लेख है? तो मैंने बताया था 100 का रेशियो ले लेंगे, तो न्यायपालिका 50, कार्यपालिका 50, तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में मैंने बताया था यूएनए में कितने देश हैं? तो 51 है, तो 51 हो जाएगा अनुच्छेद। किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों में शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 46 हो जाएगा। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 41। मैंने बताया था काम कर सकते हैं हम चारों दिशाओं में, लेकिन काम तो हम एक ही दिशाओं में करते हैं, तो इसलिए 41 हो जाएगा। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 में संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, क्या नहीं जोड़ा गया? तो शोषण से युवा तथा बच्चों की सुरक्षा, ये मूल अधिकार में जोड़ा गया है, इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 41। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो पूर्ण शिक्षा के बारे में। निम्नलिखित में से किस विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजकीय नीति निर्देशक तत्व। कौन सा अनुच्छेद में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 37 में। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा? तो गोवध पर निषेध। अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा है? तो किसे कहा है? तो राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत को। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा था? तो मद्रास राज्य का था वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? किसके लिए हैं भाई नीति निर्देशक तत्व? तो सरकार के लिए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये संविधान में किसने कहा था? तो मैंने आपको बताया था किसने कहा था ये, तो BR अम्बेडकर ने। देखिए स्टूडेंट इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपका इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप उसे 100% हल करके आएंगे। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।